दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जानते हैं देश की राजनीति में लगातार नए-नए तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और जब से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष लेकर आया, तभी से तमाम तरह की जो राजनीतिक बयानबाजी है, उसने भी एक अलग तरह का कहीं न कहीं मुकाम हासिल कर लिया है। क्योंकि पक्ष और विपक्ष में जिस तरह तल्खियाँ दिखाई देती हैं और जिस तरह कड़वाहट दिखाई देती है, वह भी एकदम से संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के साथ-साथ जिस तरह की राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष निशाने पे ले रहा है और जो निशिकांत दुबे हैं लोकसभा संसद सदस्य हैं बीजेपी के, उन्होंने सदस्यता तक रद्द करने की बात कही है राहुल गांधी को चुनाव लड़ने तक आजीवन प्रतिबंध की उन्होंने बात की है, राहुल गांधी को लेकर। और इस कड़ी के अंदर एक जो राजस्थान से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मचा दी है। उन्होंने राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर आकर गोली मारने तक की धमकी दे दी है और साथ ही 25 सांसदों को भी उन्होंने हत्या की धमकी दे दी है। जिन्होंने जो लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात कह रहे थे लोकसभा स्पीकर के ऑफिस के अंदर। तो ये जो घटनाक्रम सामने आया है, क्या ये देश की राजनीति को विचलित करने वाला है? क्योंकि इस तरह की बयानबाजी एक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हत्या की धमकी देना सार्वजनिक रूप से ये क्या नफ़रत झंडा की जो राजनीति है, जो लगातार पोषित की जा रही है घृणा को, नफ़रत को राजनीति के अंदर, क्या उसका परिणाम है? कि अब ऐसे लोग, विकृत मानसिकता के लोग, नफ़रत से भरे लोग अपनी बातों को सार्वजनिक मंच पर रखने से भी परहेज़ नहीं कर रहे हैं। उन्हें कोई डर, संकोच दिखाई नहीं देता है। आखिरकार आखिरकार इस तरह की जो देश की राजनीति का जो माहौल लगातार ज़हरीला होता जा रहा है या इस तरह के जो लोग ज़हर पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर, राजनीति के अंदर, इसकी परिणति क्या होगी? या कितना नुकसानदायक है देश की राजनीति के लिए? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। मैं तो प्रफुल्ल कोलखान जुड़ गए हैं कोलकाता से, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रफुल्ल जी, क्या लगता है आपको जिस तरह से राजनीतिक माहौल है देश का, ऐसा लगता है कड़वाहट लगातार इसमें बढ़ती जा रही है कम होने की जगह? और जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो एक राजस्थान से सामने आया है, तो ऐसे में विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो कार्यकर्ता इस तरह के विकृत मानसिकता के, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि हत्या की धमकी देना कोई सामान्य बात तो है नहीं। गोली मारने की धमकी देना कोई सामान्य बात तो है नहीं। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं बेसिकली, आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। आखिर ये ऐसे लोग देश की राजनीति को खिचौड़ा नुकसान कर रहे हैं और राहुल गांधी को ये धमकी जो दी गई है, वह कितनी गंभीर है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या देखते हैं? प्रफुल्ल जी। जी धन्यवाद प्रशांत जी और सभी साथियों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। देखिए, आपने ठीक ही कहा कि ये जो विषैली राजनीति है, जो जहरीली राजनीति है और उसी के दृष्टिकोण से ये सब हो रहा है और ये कोई एकल घटना नहीं है, अचानक की घटना नहीं है। एक तरह का वातावरण इस देश में बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लगातार की जा रही है और उसमें समाज को ये मॉब में बदल देते हैं और मॉब को हिंसक बनाते हैं और ये किसी के खिलाफ भी जनता को भिड़ा देते हैं। इनके कई संगठन हैं। अब देखिए कि अभी जिस घटना का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इसके पहले क्या-क्या हुआ। और 15 फरवरी 2026 के दिन गांधीनगर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे सकता है, यानी कि पार्लियामेंट के बाहर आपको जवाब मिलेगा, यानी पार्लियामेंट को निरर्थक कर देंगे। तो एक तो वो उनको डिमीन करने की वहां कोशिश करते हैं। गृह मंत्री हैं भाई, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री। शिवराज सिंह ने क्या कहा, मध्य प्रदेश के हैं, 3 बार के कंटिन्यूअस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड है उनका, अब बड़े प्यारे हैं। उन्होंने क्या कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन झूठ बोलते हैं। लाया टाइप की बात, क्या झूठ बोलते हैं? उनके प्रशंसकों ने या उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ही जवाब दे दिया। राहुल गांधी की तो हर बात सच साबित होती है, फिर भी उस पर आप इल्जाम लगाते हैं कि झूठ बोलते हैं। इधर एक कानून लाया गया, एक रेगुलेशन एक्ट लाया गया यूजीसी को लेकर के, पूरे देश में इसके विरोध में ये था, इसको लागू करना होगा। इसके समर्थन में भी कुछ लोग आए, लेकिन जो लोग समर्थन में थे वो खामोश हैं और जो मैंने कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है, कोर्ट ने अभी स्टे किया हुआ है।
लेकिन जिस सामाजिक संवर्ग को समानता की जरूरत है वो इस पर उतना मुखर नहीं है। जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। अब मोहन भागवत जी इस मामले में बयान देते हैं जब वो आते हैं, और ये 17-18 फरवरी को लखनऊ के निराला नगर में शिशु मंदिर में सामाजिक सद्भाव आदि आदि की बात करते हुए करने के लिए आए थे। और वहां उनके पूछा भी गया होगा, लेकिन वो हिंदू एकता, भारतीयों की एकता या मनुष्य की एकता, मानवीय मूल्यों की एकता पर बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं की एकता के लिए बता रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि 2-3, कम से कम 3 बच्चे, किसके लिए कह रहे थे? जाहिर है कि हिंदू के लिए ही कह रहे थे। यह सब कहते हुए उन्होंने कहा, और करनी सेना का वहां काफी उत्पात हो चुका था। लखनऊ में, राजस्थान में, गुजरात में करनी सेना ने अपना काम किया था, आंदोलन किया था। लखनऊ में ही ये बोलते हैं, और उन्हीं को शायद संबोधित कर रहे हैं कि कानून अगर कमजोर है या खराब है तो उसको बदला जा सकता है, कानून का पालन करना चाहिए। और ये घटना घटती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों, और ये घटना जब घटी तो उन्होंने किरेन रिजिजू का संदर्भ लिया, जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि उनके कहने से उनको प्रेरणा मिली या जो भी हुआ हो, उनके दिमाग में बात आई कि 25 सांसदों ने, और 26वां राहुल गांधी, 25 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का घेराव किया, उनके ऑफिस में जाकर के उनको अपमानित किया। कैसे किया, नहीं किया, ये नहीं पता, ये खुद किरण रिजिजू नहीं बता सकते हैं। क्या कि जो और उनके फोटोज वगैरह हैं उसमें तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। तो उन्होंने अपमानित करने की बात कह दी, और अपमानित करने की बात कही तो उन्होंने लगा कि अपमान उनका किया गया है। ओम बिरला जी भी राजस्थान से आते हैं, ये करनी सेना भी वही की। तो इन्होंने कहा कि सो अगर व्यवस्था नहीं की आती है तो जो 25 सांसदों के घर में घुसकर तोड़फोड़ करेंगे, अपना भाषा देखिए, राहुल गांधी की हत्या, एक एक करके सबकी हत्या करेंगे, और राहुल गांधी ने इसका ऑर्डर दिया होगा तो हत्या करने की बात तक बात पहुंची। इसके पहले भी राहुल गांधी पर कई बार अटैक हो चुका है। आपको याद होगा, पिंटू महादेव बोल का एक आदमी था जो केरल में टीवी पर, लाइव टीवी पर धमकी दे रहा था कि उनकी हत्या। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और अंग भंग करने के लिए तो कई बयान दिए गए हैं। कहना न होगा, याद ही होगा लोगों को कि किस प्रकार ये कहा जाता है कि दादी और पिता की तरह तुम्हारा हस्र होगा। तो इस तरह की बातें कही जा रही है। आप जानते हैं कि उनकी दादी और पिता दोनों ही, दोनों की हत्या हुई थी, राजनीतिक हत्या थी। ऐसे में ये कर ये रहे हैं। और विदेशों में भी जस्टिस लोहिया की बात लोगों को याद होगी। अपने देश में गुरु पतवंत सिंह विदेश में, अभी तो मान लीजिए कि 13 फरवरी को निखिल गुप्ता ने अपना कन्फेशन भी दे दिया है कि हाँ इसमें शामिल थे। अब विकास जी की खोज हो रही है, विकास यादव की। तो ये एक हिंसक समाज बनाना चाहते हैं। इनका हिंसक समाज, एक अपराधी समाज, और उसको ये सेना का नाम देते हैं कई बार, हर बार तो नहीं लेकिन कई बार ये उसका नाम देते हैं। तो अब और इनकी कोशिश ये भी होती है कि जैसे ही कोई घटना घटती है तो उससे अपना संबंध तोड़ लेते हैं, या बता देते हैं कि हमसे उसका कोई लेना देना नहीं। भाई कई ऐसे तस्वीरें आ गई है, आजकल तो तस्वीर का जमाना है, जहाँ लोग खा रहे हैं, ये वहां उनको भोजन करवा रहे हैं या उनके अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। तो ये कैसे ये हो सकते हैं कि इनको ये इनके आदमी नहीं है। तो लेकिन ये संबंध तुरंत चुरा लेते हैं। अब इनके जो करनी सेना के जो मकराना जी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे इनका कोई लेना देना नहीं है। अब नहीं है तो ऐसा अगर आप कहते हैं कि नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि नहीं है? महिपाल सिंह मकराना, महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद भी तो यही कहा था कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं मानते हैं। ठीक जिस दिन कहा था उसी दिन थोड़ी ना हत्या हो गई थी।
1945 के अग्रणी के अंक में किस प्रकार से वो कार्टून छपा था, इसमें महात्मा गांधी के 10 सिर थे, रावण बनाकर महात्मा गांधी को चित्रित किया गया था और उन पर सभी लोग निशाना साध रहे थे, ये दो महापुरुष जो गोडसे थे और सावरकर थे। तो चित्र आ गया ना 1945 में। उस समय तो पाकिस्तान बना भी नहीं था, ना 55 करोड़ रुपया, ना कितना पैसा देने की भी बात नहीं थी, लेकिन इनको लगता था कि उस रास्ते में नहीं जा रहे, क्योंकि गांधी सत्य और अहिंसा की बात करते थे। गांधी का आंदोलन का हथियार था सत्य और अहिंसा, इनकी विचारधारा का के दो पहिया था झूठ और हिंसा। तो जो सत्य और अहिंसा के बल पर जो राजनीति देश को आजादी दिलाती है, वह रास्ता इनका नहीं है। इनका रास्ता आजादी का नहीं, इनका रास्ता गुलामी का है, और गुलामी के रास्ते पर ये अपने झूठ और हिंसा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की बयान आती है, इस तरह की बात आती है। कोई भी ठीक है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पता नहीं किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया, किन कारणों से किया गया, कब उसका बेल होगा नहीं होगा, लेकिन हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को बयान देना चाहिए था। खुद ओम बिरला को कुछ कहना चाहिए था कि नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि उनका नाम आया है। किरण रिजिजू को कहना चाहिए था कि नहीं, अगर वो खुद बौद्ध हैं, अगर हमारा इससे किसी को इतना आहत हुआ है, या हमारे भाषण का, हमारे कहने का वह इरादा नहीं था, वह लक्ष्य नहीं था, मैं अगर इससे ये अर्थ निकलता है तो मैं इसे वापस लेता हूं। लेकिन नहीं, अब भाई आपके राजनीतिक स्तर पर आप इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये जो राजा आमेरा है, राज आमेरा या राज सिंह आमेरा, जो भी इनका नाम हो, तो इनके अब उनकी हालत पतली बताई जाती है। इनको तो तुरंत कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं रहेंगे। ये ठीक है कि करनी सेना के कई ग्रुप में वो बट गया है, लेकिन की कार्रवाइयां ऐसी होती है। रामजी लाल सुमन का केस आप जानते ही हैं कि क्या क्या नहीं किया गया, ऐसे कई केस हैं। हालांकि इनका तो गठन ही हुआ था, 2006 में इनका गठन हुआ है। 2006 में इनका गठन हुआ करनी सेना का, और ये राजपूतों का संगठन है, एक जातीय संगठन है, जाति के आधार पर इसका संगठन बना है। तो ये उनका संगठन है, तो 2006 में, और तब तक लेकर के ये कुछ अपना शांत रहे, लगभग निष्क्रिय रहे। ये तो सक्रिय हुए 2017-18 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भाजपा सरकार कहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार कहिए। और पहली घटना इन्होंने की थी, जो लीला भंसाली की एक फिल्म आई थी पद्मावत, याद होगा आपको, तो उसके में हिंसक विरोध हुआ था। रिलीज किए जाने के बाद भी सेट जलाया गया। अभिनेत्री जो थी, क्या नाम था उनका, दीपिका पादुकोण, उन पर उनके नाक काटने की बात कही गई। तो चारों ओर हिंसा का वातावरण बना करके ऐसी स्थिति उत्पन्न करके रखना चाहते हैं जिससे लगे ये समाज का ये क्या उसको बोलते हैं, अपराधीकरण करते हैं। तो क्रक्स में भी कहें प्रशांत जी, तो जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई सत्य और अहिंसा के बल पर, जिस आजादी को हमने टिकाए रखने की कोशिश की, भारत ने सत्य और अहिंसा के बल पर जहां तक संभव हो सका, त्रुटियां नहीं रही होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन त्रुटियों के पीछे इरादा नहीं रहा होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। इनकी तो त्रुटियों के पीछे इनका इरादा रहता है। तो सत्य और अहिंसा की राजनीति, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलती हुई आजादी इनको पसंद नहीं है। इनको झूठ और हिंसा की राजनीति पसंद है। ये जहरीली राजनीति करते हैं, इसीलिए कोई इसका राजनीतिक उपचार नहीं करते हैं, कोई इसका पॉलिटिकल रिमेडी नहीं। पब्लिक ही इसकी पॉलिटिकल रिमेडी कर सकती है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लेख है, लेकिन हमारे संविधान के जो कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, वो भी ध्यान नहीं देता है। आप जानते हैं कि एआई जनरेटेड में किस प्रकार से उनका मामला असम के मुख्यमंत्री ने पिस्तौल का मामला दिखाया था, तो उसको बहुत हल्के से लिया गया। तो जो समाज हिंसा और हिंसक प्रवृत्ति को बहुत हल्के से ले रहा है, और वो भी ऐसी परिस्थिति में उसका क्या कहना है। इसलिए इस पर जो धमकी दी गई, इस पर तुरंत कोई कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो बात अलग है। और
ये अपने लोगों में भी हिंसा होती है और वो करते हैं, लेकिन तो कोई कानूनी स्थिति क्या होती है नहीं होती है, लेकिन राजनीतिक उपचार इसका होना चाहिए था। राजनीतिक लोगों को बोलना चाहिए था कि नहीं, ये गलत बात है और हम सब इसका गलत का विरोध करते हैं, लेकिन नहीं, वो तो चाहते ही हैं कि ऐसा हो। और ये सब मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय हैं, कि उनके ऊपर कुछ हो जाएगा, हाँ तो देश में ये हो जाएगा। सबकी कीमत तो देश को चुकानी होगी, इनको थोड़े चुकानी होगी। महात्मा गांधी की हत्या जिस देश में हो चुकी है और उसके बाद इस प्रकार का कई कला की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब के कांग्रेस सरकार ने किस ढंग से संभाला था। आज फिर मैं कहता हूं कि आज फिर 1984 की घटना को, सिख संहार को नए सिरे से देखा जाना चाहिए कि असल में उसके पीछे कौन लोग थे। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी जो घटना घटी है ये बहुत निंदनीय है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि घटना की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से माहौल एक बनाया जा रहा है, राजनीतिक कटुता जिस तरह से लगातार पोषित की जा रही है, तो इसमें जो राजनीतिक जमात है देश की, चाहे पक्ष की हो विपक्ष की हो, क्या उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो राजनीतिक नेतृत्व अगर ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आश्रय देगा, परिचय देगा, तो ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। तो जो नफरत का बाजार लगातार राजनीतिक गलियारों में हम देखने बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष के सांसद मतलब नेता के को चुनाव से प्रतिबंधित ही करने की जो कवायद भी देखी जाती है। तो जो नफरत हर मतलब राजनीतिक क्षेत्र में, तो ऐसा लगता है कि एक अ, बहुत ही जानबूझकर इसे पोषित किया जा रहा है। इसके दुष्परिणाम है, क्या वो दिखाई देते हैं? राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीति करने वाले जो मुखिया लोग हैं, क्या उन्हें नफरत के जो परिणाम आएंगे समाज के अंदर, राजनीति के अंदर, क्या उन्हें दिखाई नहीं देते हैं? या जानबूझकर उसे वे अनदेखा करें कि सत्ता की प्राप्ति के लिए, अपने राजनीतिक घोटियों को सेट करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल अपनी राजनीति साधने के लिए ऐसा करते हैं, इन्हें दिखाई क्यों नहीं देगा। तो ये करना चाहते हैं, ये तो इनका एक्सपेरिमेंट है, ये करना चाहते हैं और इसी माध्यम से ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इन्हें लोकतांत्रिक किसी की चर्चा नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। देखिए, ये तो राजनीतिक पार्टी ही नहीं है ना, मैं तो बार बार कहता हूँ कि तो राजनीतिक पार्टी नहीं है। इनका गठन तो चुनाव लड़ने और सत्ता काबिज करने के लिए हुआ था। राजनीति का मतलब चुनाव लड़ना और सत्ता को काबिज होना ही थोड़े होता है, और भी बहुत सारे काम राजनीति के होते हैं। तो ये तो कुछ करते नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी राजनीति में उस ढंग से कहता है कि हमने भाग नहीं लिया, और ये बात तो सच है कि हम राजनीति हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निशाने पर रहा है, लेकिन भाग वो नहीं लेता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव जाते हैं आरएसएस से, लेकिन आरएसएस भाग नहीं लेता है। तो इनकी नीति को क्या समझिएगा। इनका तो गठन ही, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? पहले आम चुनाव के की घोषणा जब हुई उसके उसी समय में हुआ था। और ये तो उस समय में अगर राजनीतिक संगठन अपने को बोलते तो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना पड़ता, जबकि राजनीति के अंग्रेजों के पक्ष में ही कई बार काम करते हुए पाए गए। इतने दिनों तो इन्होंने इंतजार किया कि ठीक है, चुनावी माध्यम से सत्ता पर आज नहीं कल काबिज होंगे, और ऐतिहासिक क्रम में ये काबिज भी हो गए। तो इन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, किसी दल से कोई मतलब नहीं है। बाकी जो राजनीतिक दल रहे हैं, चाहे जैसे भी हों, उनके यहाँ हिंसा के लिए वह स्थान नहीं है, क्योंकि उन्होंने आजादी के आंदोलन को देखा था, इन्होंने देखा ही नहीं है। तो ये कब्जा की राजनीति है, सत्ता पर कब्जा की राजनीति। सत्ता की हवस ने इन्हें क्या कुछ न बना दिया। अभी देखिए ना, एप्स्टीन फाइल वगैरह वगैरह, कहाँ कहाँ इनका नाम आ रहा है। तरह तरह के एक इवेंट नहीं कर सकते। अभी एआई को लेकर जो इवेंट हुआ, उस पर इतनी किरकिरी पिट गई। इधर अब इधर झमेला ये कर रहे हैं कि पैक्स सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। अभी पूरा मीडिया में चर्चा होगी कि अमेरिका से आमंत्रण मिला है पैक्स सिलिका के लिए। ठीक है, लैटिन शब्द है, पैक्स का अर्थ है शांति, और सिलिका का अर्थ है जिससे हमारा चिप्स। टेक्निकल बात है, हम लोग तो टेक्निकल बात जानते नहीं है। तो शांति के लिए इन तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए कोई क्लब बनाया, उस क्लब के माध्यम से ही झगड़ा होगा, देखिएगा। क्योंकि वो रेयर अर्थ मटेरियल्स जो मामला है, और चीन के साथ इनका अमेरिका पूरी दुनिया को अपने हिसाब से संचालित करने की कोशिश कर रही है।
अरे कहीं तो धीरज रखो, कहीं तो शांति को। तो ये स्थिति है, इसमें आप क्या कहिएगा? जी ये ठीक बात है कि तमाम तरह की ऐसी चीजें लगातार सामने आ रही हैं। अच्छा, जैसे आपने एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया, एप्स्टीन फाइल लेकर दुनिया में भूचाल आया हुआ है और विभिन्न देशों की बात करें तो तमाम बड़े लोगों के इस्तीफे भी हो गए हैं। लेकिन हमारे देश की तो कहानी कुछ अलग ही दिखाई देती है। इस तरह में हरदीप पुरी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम ईमेल के माध्यम से सामने आया है। हाँ, ऐसा लगता है कि सत्ता प्रतिष्ठान के अंदर, सत्ता के केंद्र के अंदर इस चीज़ को लेकर कहीं भी कोई हलचल नहीं, मतलब सार्वजनिक रूप से तो दिखाई नहीं देती। अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो उनके। ऐसे में जब दुनिया भर के देशों में ऐसे लोगों के इस्तीफे हुए हैं, उन पे कार्रवाई की गई है, हमारे यहाँ क्यों चुप्पी साधे हुए है सरकार? इस पे क्यों अपना कोई ऐसा कोई आधिकारिक बयान उनका सामने नहीं आता है कि जाँच होगी इसकी या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके नाम इस पूरे ईमेल के अंदर सामने आ रहे हैं? और एक मीडिया का एक वर्ग, तो ऐसा हमें दिखाई देता है जो उस एप्स्टीन को भी महिमा मंडन करने में लगातार अपनी पूरी सामर्थ्य लगा रहा है। उन्हें पावर ब्रोकर के तौर पर पेश कर रहा है। तो ये जो क्या भारतीय मीडिया का जो वर्ग है एक, पूरी मीडिया को तो हम नहीं कहते, लेकिन एक वर्ग, क्या उसका नैतिक पतन हो चुका है या पतन की पराकाष्ठा हो चुकी है? क्या लगता है आपको इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देश की राजनीति के हिसाब से और मीडिया के दृष्टिकोण से? नहीं, नैतिकता तो कोई अब मार्क बेंच ये रहा ही नहीं, हिस्ट्री की आड़ ही नहीं है। अब नैतिकता की बात करते हुए किसी को सुनते भी हैं क्या? नैतिकता की बात नहीं है। यहाँ भारत में जो अपने आप को विश्व गुरु बनाने की या कब बनने रहने की बात बार बार करता है। आप जानते हैं कि इसी एप्स्टीन फाइल की आप चर्चा कर रहे थे ना, अभी इंग्लैंड के शाही परिवार के एंड्रूज की गिरफ्तारी हो चुकी है, कल ही हुई है। पहले तो उनको अपना वो शाही पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद कई गाड़ियां गई थी उनको लाने के लिए और उनके कई फाइल्स वगैरह लाए गए उनके यहाँ से। और इसकी आंच कहीं दूर तक पहुंच सकती है, पूरी दुनिया में तहलका मच रहा है। हमारे बिल गेट्स साहब का नाम भी उसमें है। भारत आए हुए थे भी, एआई भारत मंडप में नहीं गए लेकिन भारत आए हुए थे। अब ये कहा गया कि नहीं, सरकार ने उन्हें आने से मना कर दिया, अपना आमंत्रण वापस ले गया, डिस इनवाइट किया, मीडिया चला रहा है, इस तरह की बातें। जबकि वहां के उनके अपने यहाँ से सब खबर आ रही है कि उन्होंने जाने से मना कर दिया। आखिर क्यों? भारत सरकार ने मना किया हो, अब बिल गेट्स कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। भारत सरकार ने मना किया हो या उन्होंने मना किया हो, दोनों स्थिति में ये हमारे लिए तो बहुत ही अपमानजनक है। भाई बिल गेट्स वो आदमी है जिसमें कंप्यूटर का 90% सिस्टम उनके यहाँ से संचालित होता है। अब जरा सा अपने यहाँ सुधार करते हैं तो यहाँ तहलका मच जाता है पूरी दुनिया में। तो वो ये भारत है, लेकिन जिस तरह का वातावरण एआई भारत मंडप में, भारत मंडपम में हुआ और जिस प्रकार की चीजें हुई एप्स्टीन फाइल में, जिस ढंग से, हो सकता है उनको उनकी गिरफ्तारी तो उसके बाद में हुई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा उनके मन में रहा होगा। तो और वे लोग समझते हैं, वे जानते हैं कि प्रेस की क्या ताकत है। तो पहले भी उनको मालूम था कि उनका फाइल में नाम है, लेकिन वो फिर भी उनको इन्वाइट किया गया, हुआ है तो क्यों आए? सोचे होंगे कि यहाँ मेन मीडिया पर कुछ चल नहीं रहा है, तो उनको लगा होगा कि भारत में इस बात की खबर लोगों तक नहीं है, और इसी तरह का उनको इमेज दिया गया होगा, आभास दिया गया होगा। अब यहाँ आने पर उनको पता चला होगा कि पानी बहुत गर्म है, तो उन्होंने पानी में उतरने से मना कर दिया। तो अपने यहाँ जो कार्रवाई होगी, अभी ये पहले बोले 4 बार गए हैं, अभी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कई कई बार गए हैं, और किस हैसियत से गए हैं हमारे पुरी साहब, हरदीप पुरी, ये भी पता नहीं। किसका मैसेज लेकर गए ये भी पता नहीं, और कौन कौन गया है अभी क्या पता, कितने लोगों का नाम आएगा। तो हमारे यहाँ कार्रवाई, हमारे यहाँ क्या नैतिक कार्रवाई होगी? हमारे यहाँ तो दूसरे दूसरे मुद्दे हैं। लेकिन देर सवेर जनता के मन पर इसका असर पड़ेगा, भारत के लोगों के मन पर असर पड़ता है। असर पड़ने में जरा समय लगता है, धीरे धीरे पड़ता है। जनता इस समय में बहुत हताश है कि गलत चयन हो गया और अब विकल्प खोज रही है। तो उसमें लगता है कि उसको, कि उसके पास, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। हालांकि विकल्प है, विकल्प है। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी पावरलेस का के पावर की कहानी कहता है। शक्तिहीनों की शक्ति है डेमोक्रेसी, करना कुछ नहीं है। हिंसा का किसी भी रास्ता नहीं, गांधी जी का रास्ता ही सही है, हिंसा का कोई रास्ता नहीं।
बस सरकारी झूठ से अपने आप को अलग कर लेना है। सरकारी झूठ के सामने में बस इतना कर देना है कि मुझे आप पर यकीन नहीं है। क्या हाल हो गया मीडिया का देखिए, आज किसी को मीडिया पर यकीन नहीं। क्या पहले लोग कहते थे कि हम टीवी में बोला है, रेडियो में बोला, अखबार में छपा है। आज कोई कहीं कोई रेफरेंस देता है कि नहीं, चूंकि टीवी में बोला गया है या अखबार में छपा है इसलिए सत्य है। तो अगर असत्य का वो वाहक अगर ये हो जाए, समाचार पत्र या मीडिया हो जाए, तो वह चौथा स्तंभ कैसे हो सकता है? चौथा स्तंभ तो इसको किसने कहा आप जानते हैं? कार्लाइल ने कहा था, और भी कई लोगों ने कहा, बड़े बड़े लोगों ने विभिन्न संदर्भों में बड़ी मार्मिकता से कहा था। लेकिन भारत में तो इनका ये हाल हो गया। जी, एक बात है कि भारत में बड़ी बुरी स्थिति में मीडिया दिखाई देता है भारत का। अच्छा, कार्यक्रम अंत में आते हैं, और एआई समिट देश में हुई है, आपने भी जिक्र किया उसका। लेकिन जिस तरह जगहसाई गलगोटी यूनिवर्सिटी के और तमाम दूसरी कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिससे जगहसाई हो गई पूरे इवेंट की, और ऐसा लगा कि केवल फोटोशॉप तक सीमित हो गया पूरा, और बिल गेट्स जैसे बड़ा नाम जो उसमें लेक्चर जिन्हें देना था, अपनी बात रखनी थी, वह भी अभी दरकिनार करते हुए उन्हें या तो मना कर दिया गया या उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। तो एआई का पूरा जो सबमिट हुआ है, उसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या जो भारत की जो इसमें कहीं न कहीं एक तरह से चीन के मॉडल को जिस तरह से गलगोटिया ने पेश किया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो ऐसी चीज़ पेश किया, या तमाम जिसमें लाइट कटने की बात आई या सामान चोरी होने की बात कही, वहाँ पे जो प्रदर्शनी में स्टॉल में लगाए हुए थे कंपनी के लोगों ने, तो तमाम तरह के जो घटनाक्रम सामने आए कि मिसमैनेजमेंट था सारा सिस्टम ये। केवल फ़ोटोशॉप तक अपॉर्च्युनिटी के लिए पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया प्रधानमंत्री के लिए। क्या लगता है आपको इस एआई का जो संभावना हिंदुस्तान के अंदर है, देश के अंदर है, उसको क्या मदद मिलेगी इस पूरे इवेंट से? या केवल एक फ़ोटोशॉप तक सीमित होके रह गया पूरा इवेंट? देखिए ये तो पूरा का पूरा फोटोशॉप तक हो गया। एआई में हमको क्या संभावना है? संभावनाएं तो अनंत होती हैं। 10,372 के आसपास करोड़ रुपया का 10,300 करोड़ रुपया हमारे बजट में एलोकेट किया गया था 5 साल के लिए। 2,000 पड़ता है 1 साल के लिए, और 800 रुपया खर्चा हुआ साल भर में। पिछले साल का ऐसा लोग बताते हैं जानकार लोग। तो एआई संभावना तो हर चीज की है, लेकिन हम मीलों दूर हैं, हमारे सामने दूसरी समस्या है। हमारे सामने हमारी ताकत जो एक नैतिक और स्वच्छ ईमानदार मानव संपदा ही हमारी ताकत है। पूरी दुनिया में हमारे मानवीय शक्ति को की ईमानदारी पर संदेह हो गया है। We all are facing trust deficit। हम लोग को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, हम किसी के विश्वास के काबिल नहीं रहे। तो हम पर कौन विश्वास करेगा? आप भी घर में जो कर्मचारी रहता है, कारखाने में लोग कर्मचारी रखते हैं, तो क्या देखते हैं सबसे पहले कि आदमी विश्वासी है कि नहीं है। तो संभावनाएं तो अनंत रहती हैं, लेकिन संभावनाओं का क्या कीजिएगा? संभावनाओं का दोहन तो इतना आसान नहीं होता है ना। तो यही स्थिति है। अब इस स्थिति में आप देखिए कि कैसे आगे बढ़ता है भारत। तो संभावनाएं तो हैं, लेकिन संभावनाओं के लिए हम कहाँ हैं? पूरी दुनिया जितना पैसा झोंक रही है इस पर, एआई के मामले में हो या दूसरे मामले में हो, उनका बजट देखिए और हम अपना बजट देखिए। हम तो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा देने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो हमको चीन ने व्यावहारिक पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटीज को पकड़ा था, अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी को पकड़ा था, अपने ऑब्जर्वेशंस को उस ढंग से किया था। यह नहीं कि देश का विकास, देश के 10% लोगों के लिए विकास हो, बाकी के लिए मैनेजमेंट हो, मैनेज कर लिया जाए। अगर देश में सॉवरेंटी ही अगर डेटर हो गया, सॉवरेंटी ही मॉर्गेज रखी गई है, हम लिमिटेड सॉवरेंटी में थे, हम तो कंप्रोमाइज स्टेट में आ गए ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज हो गए, राहुल गांधी ने कहा बात को इस ढंग से देखा जाना चाहिए कि इन तमाम बातों का क्या मर्ज होता है, क्या होता है जो हमको प्रभावित करता है, और उस प्रभाव के घेरे से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वे मात्र शब्द नहीं है, वे जीवन को प्रभावित करने वाले दृश्य हैं, परिस्थितियां हैं। तो ये है
नेट डिस्टर्ब कर रहा है आपको, ऐसा लगता है मुझे। तो जी, ठीक बात है। तमाम बातें आपने पूरे विषय को लेकर प्रशांत जी, नेट लगता है नेट डिस्टर्ब करा, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो बात की वो बात यही है कि नफरत और घृणा से दुनिया में कभी भला नहीं हुआ है, ना आगे होगा, ना पहले कभी हुआ है। नेता प्रतिपक्ष भीतर के जो हैं हमारे, उनके इस तरह की अगर बातें आ रही है, उनकी हत्या की बातें आ रही है, तो बिल्कुल गलत है और निश्चित रूप से इसका पूरे देश को विरोध करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कहा था, मैं फिर दोहराऊं, उन्होंने जब कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, हमारे सिचुएशन जो है सो हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेंटी ही गिरवी रखी जा चुकी है, हम पता नहीं किस स्थिति में, एक तरफ सरकार चीन की नीति, रूस की नीति में, हमको जिस ढंग से इस मामले में, यही वो समय था जब एक देश अपने को खड़ा रख सकता है। अपने हम राजनीतिक यथार्थ को, अपने राजनीतिक यथार्थ को समझें, पॉलिटिकल सोशल रियलिटीज को समझें, इकोनॉमिक कैपेसिटी को समझें, उसके हिसाब से हम प्रोग्राम बनाएं। लेकिन हमारा देश लगता है कि 10, 15, 20 करोड़ लोगों का देश में उनके लिए काम है, बाकी यही लोग मनुष्य की श्रेणी में, बाकी लोगों को ये पता नहीं किधर खदेड़ लेना चाहते हैं। उनके हिसाब से योजनाएं नहीं बन रही है। गांधी जी ने कहा था कि जब कोई योजना बनाओ तो उसकी सार्थकता को परखने के लिए जो सबसे निचले पायदान पर आदमी खड़ा है, पंक्ति में जो सबसे पीछे है, उसकी जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसको ध्यान में रखो। बाबू जगजीवन राम को गांधी जी ने मैसेज दिया था जब वो उनसे मिलने गए थे संविधान सभा में शामिल होने के पहले। उस पिछले आदमी का, उस पायदान पर पीछे के आदमी को हमने भुला दिया है। तो हमारा गणतंत्र भले 140 करोड़ तो उसका डिविडेंड ले, लेकिन उस डिविडेंड को खाते हैं सिर्फ 10% लोग, उसमें से भी 2-4 घराने। तो बहरहाल ये स्थिति है, देखिए क्या होता है। सर बिल्कुल सही बात कही आपने। तमाम तरह का विश्लेषण पूरा एक आपने ऐसा विश्लेषण किया है कि निश्चित रूप से वो विषय को पूरा परिभाषित भी करता है और उससे सार्थकता प्रदान भी करता है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे देश की राजनीति में ज्वलंत बने हुए हैं जिससे कहीं न कहीं राजनीति बड़ी प्रभावित हो रही है, समाज बड़ा प्रभावित हो रहा है और जिससे कटुता लगातार पोषित की जा रही है, जहर लगातार पोषित किया जा रहा है। वह भी बहुत ही चिंताजनक है देश की राजनीति के दृष्टिकोण से। और तमाम जो बड़े नेता हैं देश के, तमाम वैसे लोग हैं जो देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, उन्हें सामने आकर ऐसे विषैले वातावरण को विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होना देश को, समाज को। और पूरे विषय क्योंकि बड़ा गंभीर है, आपने पूरी सार्थक उसका विश्लेषण भी किया है। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और इन शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे वैसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समान इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब से बेल आइकन अवश्य दबाएँ, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आपसे एक आग्रह हो रहा है कि आप देख रहे होंगे ज्वाइन का बटन नीचे, उस पर क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से पता चलता है हमारी चर्चा कैसी लग रही है। कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं वो भी दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। पुनः आग्रह कि समान इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको उस समय से मिलते रहे। एक आग्रह हो रहा है कि हमारे चैनल का लिंक अपने सभी लोगों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ने में हमें सफलता मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।